गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो, उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मनमर्जी। जिस दिन डोलेगी ये धरती सर से निकलेगी सब मस्ती, अब महल चौबारे बह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब बोल व्यापारी, तब क्या होगा। दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी, तब क्या होगा। ऐसे समय में जब उत्तराखंड का ऐतिहासिक शहर जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा धंस रहा है, तब हमें जन कवि गिरीश चंद्र तिवारी, जिन्हें हम गिरदा के नाम से भी जानते हैं, कि ये कविता बरबसी कानों में गूंजने लगती है। गिरदा ने बहुत पहले ही जो चेतावनी दी थी वो अब सामने आ रही है। धीरे धीरे धरती में समाते जोशीमठ को हम बेबस खड़े देख रहे हैं। देश की लगभग सभी बड़ी एजेंसियां जोशीमठ में हो रहे इस भूधसाव के कारणों की जांच में जुटी हैं। 860 से अधिक घरों में दरारें आ चुकी हैं। 181 घरों को खाली करा लिया गया है। यहाँ रह रहे लोगों को जहाँ तहाँ ठहराया जा रहा है। इन लोगों की आंखों के सामने उनके जीवन भर की कमाई से बना आशियाना धरती में समा रहा है। जब लोगों ने, हमने सोचा हमारी मकान में हो रहा हो, जब इधर उधर भी सुना कि फटने लगे, तब आज थोड़ा इतना, कल इतना, तब तो गड्ढे ही बनने लगे, पूरे गड्ढे। जितनी जिंदगी भर की कमाई थी सारी लगा दी इसमें। 2 परिवार रहते, सारे एक एक पैसे जोड़ के इसी पे लगाया, अब तो कुछ है नहीं। आखिर इस आपदा के लिए कौन जिम्मेवार है? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो हमें न केवल जोशीमठ बल्कि हिमालय पर बसे अन्य राज्यों में आ रही आपदाओं का कारण भी समझ में आ जाएगा। एक नया माउंटेन है, इसलिए थोड़ा संवेदनशील जगह उसमें है, उनसे बचकर चलना है। चाहे आपके मकान हो, चाहे बड़े निर्माण हो, जैसे परियोजनाएं बनती हैं और सड़कें बनती हैं और तमाम दूसरी चीजें बनती हैं जो विकास की जरूरतें हैं। अब ये कहा जाए कि विकास नहीं होना चाहिए, तो क्या आज का मानव उसे मानेगा? हिमालय की पूरी समझ का न होना या समझ होते हुए भी जानकर निहित स्वार्थों के लिए एक तरफ की बात करना, हमें संतुलन की जरूरत है। हिमालयी राज्यों में बढ़ते अनियंत्रित व अनियोजित शहरीकरण की बात हो या हिमालय की पारिस्थितिकी की अनदेखी कर बन रही विकास परियोजनाओं की बात हो, भविष्य में इसका परिणाम क्या होने वाला है, इसका अंदाजा जोशीमठ की वर्तमान दशा को देखकर लगाया जा सकता है। ऐसे में हमें जोशीमठ ही नहीं बल्कि पूरे हिमालय की पारिस्थितिकी को समझना होगा। हमारी धरती बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी हुई है। वो प्लेट चलती रहती है किसी दिशा में, अलग अलग दिशाओं में, उनके आपस में टकराने से भूचाल वगैरह ऐसी चीजें आती हैं। ऐसी ही 2 प्लेटों के दबाव से हिमालय ऊपर उठ रहा है, पर वो गति बहुत धीमी है। ये प्रक्रिया चलती रही, जैसे पहाड़ बने, उनका टूट फूट उनकी होती है, उससे गाद या सेडिमेंट जिसे कहते हैं वो निकलते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं, वो डिपॉजिट होके बहुत विशाल काय परतें बना देते हैं, बहुत बड़ी। फिर ये दबाव उन परतों को मोड़ मार कर पहाड़ों में बदल देता है। तो इस प्रक्रिया में बहुत टूट फूट होती है इन परतों में। तो उस टूट फूट की बहुत विशालकाय दरारें ये हैं, जैसे MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एक के ऊपर एक परत ऐसी चढ़ी हुई है चट्टानों की। एक चट्टानों का समूह जो है वो दूसरे समूह के ऊपर ऐसे चढ़ रहा है उस दबाव की वजह से, और जिस प्लेन के अलोंग चढ़ रहा है वो थ्रस्ट कहलाता है। और वो थ्रस्ट एक कमजोर सतह है, 2 चट्टानों के समूह के बीच का एक जोड़ समझ लीजिए, जो चल भी रहा है, जिसके अलोंग मूवमेंट है, तो वो खतरनाक चीज मानी जाती है। तो उसकी भूवैज्ञानिक स्टडी में उसकी पहचान की जाती है कि वो कहाँ पर है, और जहां वो जा रहा है उन जगहों से में क्या खतरे हो सकते हैं, इसको समझा जाता है। क्योंकि ये जो MCT है या दूसरे ऐसे प्लेन हैं, इनमें से कुछ प्लेन भूकंप के हिसाब से एक्टिव होते हैं। इनमें जो पुराने पड़ चुके हैं वो थोड़ा स्थिर हो गए हैं, जो नए हैं उनमें हलचल है, उनमें मूवमेंट हो रहा है,
इसलिए वो ज्यादा रिस्की हैं, उनके अलोंग अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो ये मोटी बातें हैं कि ये हमें खतरे की जगहें बताते हैं। भारत को सीस्मिक जोन्स में बांटा गया है, तो उनमें जो सबसे अधिक भूकंप से संभावना वाले जोन होते हैं वो 4 और 5 होते हैं। तो उत्तराखंड का ज्यादा हिस्सा जोन 4 में है और कुछ नॉर्दर्न हिस्सा जोन 5 में भी है। स्थानीय लोग जोशीमठ की वर्तमान हालत के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी के तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना और हेलंग मारवाड़ी बाईपास परियोजना को दोषी ठहरा रहे हैं। देखिए, जब किसी आदमी का एक्सीडेंट होता है ना, तो एक्सीडेंट में क्या होता है, उसका हाथ भी टूटा, उसका पैर भी टूटा, है ना, बहुत सारे अंग उसके टूटे, लेकिन उसकी डेथ जो होती है वो होती है हेड इंजरी। कहते हैं ना, डॉक्टर लिखता है डेथ बाय हेड इंजरी। तो हम कह रहे हैं बिल्कुल है, पानी की निकासी की दिक्कत हो सकती है, यहाँ जो ओवरबर्डन है वो ओवरबर्डन एक कारण हो सकता है बाकी का, लेकिन ये जो टनल है ये हेड इंजरी है। ये फाइनल जो जॉल्ट है, फाइनल जिसने मारा हमारे ऊपर वो है। ये 2003-04 में हमने सबसे पहले एनटीपीसी के खिलाफ ये यहाँ पे आंदोलन किया कि हमको ये परियोजना यहाँ पे नहीं चाहिए। ये हमारे घर मकानों के, हमारे जोशीमठ के, हमारे पर्यावरण के कीमत पे हमको ये पावर प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। ये 5 और 6 तक इनके ज़मीन अधिग्रहण की कार्रवाई चली, तब भी हमने स्थानीय विधायक को भी उस समय घिराव किया था। यहाँ पे बहुत करोड़ों रुपया खर्च करके एनटीपीसी यहाँ पे उद्घाटन करना चाहती थी गांधी मैदान में। सारा उनका यहाँ पे सिस्टम आ चुका था, लेकिन हम लोगों को विरोध किया। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वो यहाँ पे नहीं आए उद्घाटन करने। बाद में उन्होंने वो उद्घाटन का पत्थर देहरादून में ही लगाया, क्योंकि हमको शंका थी कि भविष्य में ये प्रोजेक्ट हमारे होने और नहीं होने के कगार पे हमको ऐसा ले आएगा, और आज वो देखने को मिल रहा है। जहां हम देख रहे हैं आपने बड़े बांध बनाए, तो वहां जो नदियों का जो जीवन है, नदियों की जो पारिस्थितिकी है, वही कई जगह पे खत्म हो गई है। जोशीमठ के उत्तर पूर्वी हिस्से में धौलीगंगा नदी बहती है। वो लगभग 100 किलोमीटर लंबी नदी है। नदी का जो आखिरी 50 किलोमीटर है उसमें 6 बांधों के निर्माण करने की योजना है, और वो 6 बांध ऐसे हैं कि एक बांध का पावर हाउस जहां आता है उसके 1 किलोमीटर आगे जलाशय है अगले बांध का। इस तरह से आखिरी 50 किलोमीटर में वो नदी जो है वो टनल्स के अंदर बहती है, बहेगी, पर अपनी तलहटी में नहीं बहेगी। अब वहां की पूरी पारिस्थितिकी डिस्ट्रॉय हो गई, और ये जितने भी 6 बांध हैं इन सब के रन ऑफ द रिवर बांध हैं। रन ऑफ द रिवर बांध का मतलब पानी सुरंग द्वारा आगे जाएगा। सुरंग कच्चे पहाड़ों में आप बना रहे हो। ये जो इलाका है ये मध्य केंद्रीय भ्रंश के निकट है। ये जो पूरा पैराग्लेशियल जोन है एनसीटी के ऊपर, मध्य केंद्रीय भ्रंश के ऊपर, यहाँ पर तो बांध बनने ही नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ और इलाके भी हैं जहां बांध नहीं बनने चाहिए, बल्कि मेरा कहना होगा कि जो डैम्स आर ए टेक्नोलॉजी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, दे आर नो मोर ए टेक्नोलॉजी ऑफ द करंट सेंचुरी। एक तो ये बात, सड़कों का निर्माण जो है वो भी बड़ी गंभीरता से होना चाहिए। और 2018 में भारत का जो सड़क मंत्रालय है उसने खुद ही अपने अध्ययन के और अनुभव के आधार पे ये कहा था कि यहाँ पे 10 मीटर चौड़ी डामरीकरण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर चौड़ाई 5.5 मीटर तक सीमित कर देनी चाहिए। मेरे कहने पे नहीं कहा उन्होंने, अपने अध्ययन और अपने अनुभव के आधार पे उन्होंने ये कहा। तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। शहरीकरण जो हो रहा है उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो पलायन है, जो गांव में आपने विकास नहीं किया तो लोग अब देख रहे हैं उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो उसी प्रकार हैं जैसी आपकी या मेरी हैं। तो वो भी चाहते हैं कि हमें भी ये सब सुविधाएं मिले, हमें भी ऐसा जीवन मिले। तो वो देखते हैं कि शहरों में ज्यादा संभावना है तो वो सब शहर चल जाना चाहते हैं। दूसरा ये टूरिज्म का है। अब इसका विकल्प क्या हो, तो मैं तो साफ कहूंगा कि
कोई भी विकास कहीं भी दुनिया में आपको करना है तो वो वहां की पारिस्थितिकी के अनुरूप हो, अनुकूल हो, नहीं तो वो सतत नहीं होगा, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एनटीपीसी की हाइड्रो परियोजना का पावर स्टेशन गांव सेलंग के नीचे बन रहा है, बल्कि यूं कहें कि बनकर तैयार हो चुका है। 2006-07 में जब एनटीपीसी ने यह परियोजना शुरू की थी तो सेलंग गांव की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जब काम शुरू हुआ तो मकानों में भी दरारें आई, लेकिन उस समय एनटीपीसी ने जो मुआवजा दिया था उससे लोगों ने नए नए घर बनाए, परंतु अब इन नए घरों में भी दरारें आ रही हैं। बहुत विस्फोट हुए वहाँ तो। अब जैसे वहाँ नीचे पूरा खोखला कर दिया उन्होंने, कभी भी सेलंग गाँव नीचे धंस सकता है। वहाँ पर जो कंपनी का वो बना रखा सर सुरंगें, वो 60 से हमारा गांव केवल 50-100 मीटर दूर पे है। कई बार हमने ज्ञापन दे दिया, कई बार एनटीपीसी को दे दिया, तहसील को दे दिया, लेकिन आज तक कोई प्रशासन वहाँ गाँव में आया नहीं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जोशीमठ का भविष्य क्या होगा। यह तो लगभग तय माना जा रहा है कि जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा रहने लायक नहीं रहेगा। यही वजह है कि सरकार ने स्थायी पुनर्वास के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी है, परंतु इसको लेकर स्थानीय लोगों की अपनी शर्तें हैं। ये ऐसी जगह चाहते हैं जो पूरी तरह सुरक्षित हो और नियोजित व नियंत्रित तरीके से बसाई जाए, साथ ही जहां रहने पर उनका रोजगार प्रभावित ना हो। परंतु पुनर्वास को लेकर सरकार प्रशासन कितने गंभीर हैं, यह रैणी गांव से समझा जा सकता है। 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ से रैणी गांव के नीचे बना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया था और रैणी को भी नुकसान पहुंचा था। इसके कुछ महीने बाद यानी जून 2021 में आई भारी बारिश से गांव के 1.5 दर्जन घरों के ढहने की आशंका जताई गई। इन घरों में रह रहे परिवारों को कहीं और बसाया जाना था, लेकिन लगभग 1.5 साल बाद भी ये लोग यहीं गांव में असुरक्षित घरों में रह रहे हैं। और तो और रैणी के लोगों को जिस गांव सुभाई में बसाया जाना था वहां भी दरारें आ रही हैं। जब से 7 फरवरी आपदा आई तब से उसके बाद ही दरार शुरू हुआ। अभी 1-2 साल हो रहे मकान बनाए हुए, 10-15 दिन में ये ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे लगभग 120 परिवार सुवाई के अंदर रहते हैं और वही 20-30 परिवार यहाँ सलधार में रहते हैं और यहाँ बंजूरे में लगभग 10 परिवार बंजूरे में, कुल मिला के 150 परिवार जिनके मकान बिल्कुल ऐसी स्थिति में है। अगर एक झटका अगर ठीक ठाक हो आगे भूकंप का तो वो मकान बिल्कुल खत्म। अगर आपने बद्रीनाथ जाना हो या हेमकुंड साहिब जाना हो, फूलों की घाटी जाना हो या स्नोफॉल का लुत्फ लेने औली जाना हो तो जोशीमठ से होकर जाना होता है। यही वजह है कि जोशीमठ में आर्थिक गतिविधियां खूब होती हैं। जोशीमठ में हर हाथ के पास कोई ना कोई काम है, लेकिन इस आपदा ने युवाओं का आत्मविश्वास भी हिला दिया है। मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है यहाँ पे व्यापार की दृष्टि से, और अभी तो मैं व्यापार के लिए शुरुआत कर रहा था और इस समय से सरकार ने बोल दिया कि आप जाइए शिफ्टिंग करिए, लेकिन मेन समस्या हो जाती है रोज़गार की। यहाँ से हम अगर शिफ्ट होते हैं कहीं और या किसी अन्य जगह तो रोज़गार कहाँ से पाएंगे। रोज़गार स्वतः ही हम, क्योंकि इससे पहले भी अपने रोज़गार से अपना काम चला रहे थे और अपनी रोजी रोटी चल रही थी, तो ये 5,000 6,000 ये कब तक देंगे? 1 आध महीने 6 महीने, उससे आगे समुद्र तल से लगभग 6150 फुट की ऊंचाई पर बसा जोशीमठ भारतीय तिब्बत सीमा के काफी नजदीक है और यहाँ बनी सेना की छावनी भारतीय सेना की महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। जोशीमठ में रह रहे ज्यादातर लोग आसपास के गांव से आए हैं, तो कई ऐसे परिवार भी हैं जो किसी न किसी आपदा में बेघर हुए और फिर जैसे तैसे वे जोशीमठ में बस पाए, लेकिन एक बार फिर उन्हें विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है।
मेरा मकान यहाँ पे जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में रहना यहाँ पे मुश्किल है। हम लोग आजकल पहाड़ी कैफ़े में रह रहे हैं। हम इससे पहले नीचे मारवाड़ी में सेमा गांव है, वहाँ पे रहते थे मेरे दादाजी लोग। तो वहाँ पे भी इसी प्रकार की एक बाढ़ आई थी और हम लोगों को वहाँ से विस्थापन के लिए कह दिया गया था। वो वहाँ से यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे अपना घर बनाया और आज हम लोगों को यहाँ से भी बेघर होना पड़ रहा है। तो उसी वक्त की तरह उस टाइम की तरह इस टाइम भी हमको सिर्फ सांत्वना न दिया जाए कि हम कुछ करेंगे और बाद में ऐसे ही मामला शांत हो गया तो वो शांत हो गया, ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते कि हमें यहाँ से सुरक्षित स्थान पे भेज दें जहाँ पे हमें लगे कि हाँ अब हमें यहाँ से भागना ना पड़े। वैसे तो विनाश का कोई पैटर्न नहीं होता, लेकिन फिलहाल जोशीमठ के दायरे में समझना हो तो आप पाएंगे कि जोशीमठ समुद्र तल से 1875 मीटर पर बसा है, जबकि सुबह लगभग 2700 मीटर ऊंचाई पर है और टिहरी जिले का गांव अटाली समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब इन तीनों इलाकों में जमीन धंस रही है। अटाली के भूधसाव के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को दोषी माना जा रहा है। रेल लाइन बिछाने के लिए सुरंग पर सुरंग बिछाई जा रही है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहा है। यहाँ पर इन्होंने 2018 में भूमि अधिग्रहण कर लिया था। 2019 से इनका काम यहाँ पर चालू हुआ है। प्रोजेक्ट की वजह से नुकसान ये, मकानों में दरार आ रहे हैं, खेतों में दरार आ रहे हैं। करीबन 1 साल हो गया, 7 हो गया, लेकिन ये ज़्यादा दरारें आ रहे हैं। अभी 25 दिसंबर से आ रहे हैं। प्रशासन यहाँ पर आया पहली 2 तारीख को, लेकिन अभी 5 जनवरी से अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आया है। ये जो विकास का मॉडल असल में हमारे यहाँ खड़ा किया गया, जिसको कहा गया कि विकास राज्य बना, तो उन्होंने कहा कि भाई ऊर्जा प्रदेश इसको बनाएंगे। तो उस ऊर्जा प्रदेश के लिए ये प्रस्ताव हुआ कि 500 के आसपास परियोजनाएं। तो उस समय भी लोग सवाल उठाते थे कि भाई इतनी सुरंग आधारित परियोजनाएं जो है, क्योंकि कहा तो ये गया कि इनिशियली लोग कहते थे कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं, लेकिन रन ऑफ द रिवर तो नहीं है। तो टनल बेस्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। रिवर के रन को तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं, सुरंग में डाल रहे हैं और तब सुरंग के ज़रिए फिर वो पहुंचेगी जहां बिजली बनेगी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं इसलिए हैं क्योंकि बड़ी परियोजना मतलब बड़ा कमीशन, बड़ी हिस्सेदारी, बड़ी साझेदारी, बड़ा पैसा, उसमें विश्व बैंक से लेकर के और पता नहीं कौन कौन सब इन्वॉल्व है, उनका पैसा, बड़ा खेल और उसकी बड़ी आपदा, जिसको हम धीरे धीरे करके झेल रहे हैं कि एक पूरे शहर का अस्तित्व उस परियोजना ने संकट में डाल दिया है। तो उसमें वो बताते हैं, जब समझौता होता है तब लोगों को बताया जाता है कि 12% बिजली राज्य को मुफ्त मिलेगी। तो आदमी को लगता है कि मुझको मुफ्त मिलेगी, मुझको नहीं मिलेगी। आम आदमी को जो डूबेगा, जो विस्थापित होगा, उसको नहीं मुफ्त मिलेगी, उसको तो पैसा चुकाना है। डूबना भी है, पुनर्वास भी उसी का होना है, अपनी जड़ों से उखड़ना भी उसी को है, और फिर वही बिजली जो उसको डुबोने का कारण है, उसकी तबाही का कारण बन रही है, वही बिजली फिर वापस उसको खरीदनी भी है। ये 4 धाम सड़क परियोजना, तो उस सड़क को काटने में कैसे कानून को तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो इस 4 धाम सड़क परियोजना के लिए तो चूँकि एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कानून है कि ये अनिवार्य है कि आप बड़ी परियोजना बनाएंगे तो उसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कराएंगे, पर्यावरण प्रभाव आकलन। तो सरकार, ये केंद्र सरकार का कानून है और केंद्र सरकार ने सोचा कि इस कानून से कैसे बच निकलना है। तो 849 किलोमीटर करीब वो सड़क है पूरी उत्तराखंड में। तो उन्होंने कहा कि ये एक सड़क नहीं है, एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये दरअसल 90 किलोमीटर से कम के 56 पैकेजेस हैं। और ऐसा करके पर्यावरण प्रभाव आकलन के कानून से को उन्होंने उसके बगल से वो बच निकले। तो पर्यावरण के प्रभाव का आकलन, पर्यावरण पर उस सड़क के प्रभाव का आकलन आपने नहीं किया तो इससे पर्यावरण पर उसका प्रभाव तो ख़त्म नहीं हो जाता। पर्यावरण पर उसका प्रभाव लैंडस्लाइड्स के रूप में, बाकी तमाम चीज़ों के रूप में लगातार तमाम जगह दिखाई दे रहा है। बार बार वो सड़क बाधित होती है। तो यह तय मानिए कि यदि धंसते जोशीमठ से उठे सवालों का जवाब सरकारें नहीं देंगी तो इसका खामियाजा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि सभी हिमालयी राज्यों को झेलना पड़ेगा।